हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मैकियावेली के विषय में। मैकियावेली को युग शिशु क्यों कहा जाता है, हम इस पर विचार करेंगे। मैकियावेली आधुनिक राजनीति के जनक हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जो आधुनिक राजनीतिक विचारकों को बहुत ही महत्वपूर्ण लगे। मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने मध्य युग के विचारों का खंडन किया, धर्म सत्ता का कट्टर विरोध किया। कुछ विचारक उन्हें मध्य युग का अंतिम विचारक कहते हैं और कुछ उन्हें आधुनिक युग का प्रारंभ करने वाला विचारक मानते हैं। बर्ट का कथन है, राजनीतिक दर्शन में मध्य युग अराजकता और अंधकार का युग था। मैकियावेली राजनीति के अंधकार को दूर करता हुआ आधुनिक युग का संदेश लेकर अवतरित हुआ। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को इटली के एक प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। इनका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली था। इनके पिता एक मध्यम श्रेणी के वकील थे और वे अपने पुत्र को एक कूटनीतिक पद पर देखना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उनको शिक्षा प्रदान की गई। यह वह समय था जब प्लेटो और अरस्तु के बौद्धिकतावाद का अस्त हो जाने के बाद अब ज्ञान का दीप पुनः जला था। इस समय यूरोप पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। इस युग में अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा था। ये पुनर्जागरण का युग था और इस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। 16वीं शताब्दी में यहीं पर ये अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। मैकियावेली का जन्म स्थान फ्लोरेंस इस पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र था। मैकियावेली ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई वो पुरानी अध्ययन पद्धतियों से बिल्कुल भिन्न थी। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक पद्धतियाँ थीं। मैकियावेली ने पुरानी निगमन तर्क पद्धति को स्वीकार नहीं किया। उसने इटली की स्थिति का पर्यवेक्षण किया। वो एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था, इसलिए उसने इटली की स्थिति का पर्यवेक्षण किया। उसने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला। इसीलिए उनकी अध्ययन प्रणाली एक साथ ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक दिखाई देती है। गैटिल ने मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम यथार्थवादी विचारक कहा है। मैकियावेली ने अपने देश के राजदूत के रूप में फ्रांस, रोम, जर्मनी आदि देशों का निरीक्षण किया और उन्होंने अपने ग्रंथ द प्रिंस में राज्य की स्थिरता एवं उसकी शक्ति व सीमा में विस्तार के लिए जो निर्देश दिए हैं उसके पीछे उसकी यथार्थवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में भी जो विचार दिए हैं, धर्म और नैतिकता के संबंध में भी जो विचार दिए हैं, वो सारे विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। मैकियावेली जब राजदूत था उस समय उसकी मुलाकात 1502 में वेलेंटियास के ड्यूक सीजर बोर्जिया से हुई। वो अपने समय के सबसे योग्य शासक थे। सीजर बोर्जिया अपने समय के सबसे योग्य शासक थे और छल, कपट, शक्ति आदि का प्रयोग करके इटली में पोप के अधीनस्थ प्रदेशों पर अपना अधिकार करके उन्होंने उसका एकीकरण किया था। सीजर बोर्जिया काफ़ी क्रूर शासक थे और उनकी क्रूरता से और उनके क्रूरता भरे कार्यों से इटली कांप उठी थी और इसी शासक को मैकियावेली ने अपना आदर्श माना। इसी शासक से मैकियावेली को अपना बहुमूल्य ग्रंथ प्रिंस लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ द प्रिंस में मैकियावेली ने सीजर बोर्जिया को एक महापुरुष माना है और प्रिंस में उसे एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया है। दरअसल मैकियावेली एक महान राजनीतिक विचारक था जो इटली की दुर्दशा से काफ़ी दुखी था और इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी इस प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी प्रकार से उन्होंने द डिस्कॉर्जेस की भी रचना की, द आर्ट ऑफ वॉर की रचना की, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस की रचना की। इनके विचार इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन्होंने जिस प्रकार से इटली के एकीकरण के लिए एक सशक्त राजा की कल्पना की वो काफ़ी समय बाद व्यवहारिक रूप में परिणित हो पाया।
उनकी मृत्यु जब हुई 1527 ईस्वी में, उनकी मृत्यु के बाद उनके इन विचारों को सम्मान मिला। मैकियावेली की मृत्यु के लगभग 350 वर्ष बाद कैवूर और गैरिबाल्डी ने प्रयास करके इटली का एकीकरण किया और इटली के इन देशभक्तों ने उन्हीं सारे साधनों को अपनाया जिन साधनों को मैकियावेली ने उचित बताया था। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली को युग शिशु क्यों कहा जाता है। ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से मैकियावेली के विचारों में परिवर्तन आया। विशेष तौर से डनिंग ने मैकियावेली को ये कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु था। वैसे तो प्रत्येक महान विचारक अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसका ध्यान अपने समय की समस्याओं पर जाता है और वो उसका निदान ढूंढते हैं। फिर भी चूँकि मैकियावेली पर अपने समय की समस्याओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इसीलिए डनिंग ने विशेष रूप से उसे अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली ने इटालियन समाज का काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से भी संपन्न होते हुए भी इटालियन समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है। बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद इटालियन समाज पिछड़ा हुआ है और इसका मुख्य कारण यहाँ का धार्मिक अंधविश्वास है। मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को उस समय की जिन चीज़ों ने प्रभावित किया या जिन बातों ने प्रभावित किया वो इस प्रकार से हैं। पहला, इटली का राजनीतिक विघटन और उसके कारण फैली हुई बुराइयाँ। मैकियावेली के समय में उसके देश इटली की स्थिति यूरोप के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी शोचनीय थी। 16वीं शताब्दी तक इटली छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। नेपल्स राज्य, डची ऑफ मिलान, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस गणराज्य और रोमन कैथोलिक चर्च का राज्य। इस प्रकार से इटली 5 भागों में बंट चुका था। इटली का राजनीतिक विभाजन हो चुका था, लेकिन इतने के बावजूद वहाँ संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। ये 5 राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे, आए दिन वहाँ पर युद्ध हो रहे थे और इन सब के कारण इटली की दशा इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कुछ राज्य जैसे फ्रांस और जर्मनी वो धीरे धीरे इटली में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। इसलिए मैकियावेली चाहता था कि इटली की स्वतंत्रता कायम रहे और समस्त इटली एक शक्तिशाली सरकार के अंतर्गत आ जाए। वो इटली के नगरों की समृद्धि और वैभव को बढ़ाना चाहता था। मैकियावेली सही मायने में सच्चा देशभक्त था और इटली की दुर्दशा देखकर वो रोता था। इसीलिए वो चाहता था कि कोई ऐसा शासक हो या कोई ऐसी शक्ति स्थापित हो जिससे ये इटली का एकीकरण किया जा सके। 5 राज्य आपस में टकराव की स्थिति में थे। यही नहीं, नैतिक दृष्टि से भी इटली का पतन हो चुका था। वहाँ के लोग किराए के सैनिक के रूप में लड़ने जाते थे। मतलब स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इटली के लोग सैनिक के रूप में भी लड़ने के लिए, किराए के सैनिक के रूप में लड़ने के लिए जाते थे। मतलब ये था कि अगर उनको 100-200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो विरोधी की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाते थे। अधिक धन के लालच में किसी भी तरफ वो बिक सकते थे। सच्चाई और ईमानदारी कहीं नहीं थी। चर्च और साम्राज्य दोनों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। जो लंबे समय तक चर्च और राज्य का संघर्ष था, तो दोनों तरफ से प्रभाव समाप्त हो चुका था। स्वयं जो पोप हैं वो, उनका चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघ रहा था। अतः मैकियावेली चाहता था कि इटली को भी एक ऐसा देशभक्त मिले, एक ऐसा सशक्त शासक मिले जो 5 राज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना कर सके। और इसी उद्देश्य को लेकर मैकियावेली ने अपने ग्रंथों की रचना की। दूसरी परिस्थिति थी राजतंत्र की पुनर्स्थापना। मैकियावेली के समय तक जो परिषदीय आंदोलन था वो समाप्त हो चुका था और शक्तिशाली शासकों ने सामंत और उनकी प्रतिनिधि सभाओं को कुचलकर राजतंत्र स्थापित कर लिया था। आर्थिक परिवर्तन ने भी निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त किया था, क्योंकि यातायात के साधन में विकास हो चुका था। द्रुतगामी साधनों के आविष्कार ने व्यापार में भी क्रांति ला दी थी। राष्ट्रीय राज्यों ने राष्ट्रीय साधनों का लाभ उठाते हुए व्यापार में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार इन आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम मध्यकाल के अंत को ले आया और निरंकुश राजतंत्र यूरोप के राज्यों में सामान्य शासन पद्धति के रूप में अपनाया जाने लगा। कुल मिलाकर क्या हो गया, अब जो निरंकुश राजतंत्र था उसका वर्चस्व स्थापित हो चुका था यूरोप में।
ये युग राज्य और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था, जिसने मैकियावेली के प्रिंस को प्रभावित किया। और अपने प्रिंस के अंतिम अध्याय में मैकियावेली यही चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और वो विदेशी ताकतों की दास्ता से मुक्त हो जाए। और उसके अनुसार ये कार्य केवल एक राष्ट्रीय राजा ही कर सकता था, एक शक्तिशाली राजा ही इस कार्य को कर सकता था। वही इटली का एकीकरण कर सकता था और उसको विदेशी ताकतों से मुक्त कर सकता था। शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना 16वीं शताब्दी में चर्च राज्य संघर्ष चूँकि समाप्त हो चुका था, दोनों ही क्षेत्रों में शक्ति का केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था, चर्च और राज्य दोनों में ही। राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में शक्तिशाली बनते जा रहे थे। मैकियावेली की रचनाओं में इसका प्रभाव दिखता है। उन्होंने इटली के लिए ऐसे ही शक्तिशाली शासक की अपेक्षा की। उसके बाद चौथी परिस्थिति थी राष्ट्रीयता की भावना। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन का राष्ट्रीय एकीकरण प्रारंभ हो चुका था, किंतु इटली में अभी भी गृह युद्ध जारी था। इटली में फूट मौजूद थी, गृह युद्ध जारी था और मैकियावेली इटली का एकीकरण चाहता था। पांचवा है पुनर्जागरण। इन दिनों इटली ज्ञान के पुनरुत्थान आंदोलन का केंद्र बन गया था। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि पुनर्जागरण का युग था और इटली पुनर्जागरण का केंद्र था। इस आंदोलन का उद्देश्य व्यक्ति के स्वतंत्र बौद्धिक विकास को प्रोत्साहन देना था। इस आंदोलन से परलोकप्रियता का महत्व घट गया था। दूसरे शब्दों में जनता जो है चर्च के नियंत्रण से ऊब चुकी थी और अब धर्मनिरपेक्षता में उसकी रुचि बढ़ चुकी थी। इस समय तक मध्य युग का पवित्र रोमन साम्राज्य अब मृत हो चुका था। पहले जो पवित्र रोमन साम्राज्य माना जाता था वो अब मृत प्राय हो चुका था। इस पुनरुत्थान का अन्य राष्ट्रों ने तो बहुत लाभ उठाया, लेकिन इटली ने इससे कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए मैकियावेली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इटली की दुर्दशा का कारण यहाँ के लोगों का अंधविश्वास है, इनकी रूढ़िवादिता है। अब इटली चूँकि पोप का निवास स्थान था और ये पोप काफ़ी विलासी हो चुका था। पोप के कारण ही उसके अन्य पाद्रीगण भी भ्रष्ट, विलासी और इंद्रिय लोलुप हो चुके थे और इन पाखंडियों के कारण जनता भी भ्रष्ट आचरण कर रही थी। इन परिस्थितियों में मैकियावेली को पोप और दूसरे धर्म अधिकारियों से घृणा हो गई और वो पोप का विरोधी बन गया। मैकियावेली ने चर्च और धर्म की जड़ों पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा, हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। इन्होंने धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया। वैसे तो मैकियावेली गणतंत्र का समर्थक था। वो ये कहता था कि अगर जनता का आचरण सही है तो गणतंत्र स्थापित होना चाहिए, लेकिन चूंकि इटली की स्थिति बहुत ख़राब है, इटली में फूट है, गृह युद्ध है, यहाँ पर लोगों का आचरण सही नहीं है, अतः इस विशेष परिस्थिति में यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र ही उचित होगा। इसीलिए उनका ये मानना था कि एक निरंकुश राजा ही इटली की इस दशा को सुधार सकता है। धर्म और नैतिकता। पोप की विलासमय जीवन और कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा को समाप्त कर दिया था। अपने समय की परिस्थितियों का प्रभाव मैकियावेली के विचारों पर पड़ा और उसने राज्य के अस्तित्व के लिए धर्म और नैतिकता के सिद्धांत की चिंता नहीं करने की सलाह दी और छल और बल से राज्य चलाने का खुलकर समर्थन किया। इससे पहले तक जितने भी विचार आ रहे थे उसमें नैतिकता को महत्व दिया गया था, राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़कर रखा गया था। मैकियावेली एक पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक किया जाना चाहिए। राज्य सर्वोपरि है, राज्य की अखंडता और एकता सर्वोपरि है, राज्य का अस्तित्व बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए एक राजा को धर्म और नैतिकता के सिद्धांत की चिंता न करते हुए छल और बल के साथ राज्य का संचालन करना चाहिए। इसके अलावा इस युग की एक विशेषता ये थी कि यहाँ पर व्यवहारिकता पर जोर दिया जाता था। इसीलिए मैकियावेली ने भी व्यवहारिक राजनीति पर जोर दिया और यही कारण है कि उसने व्यक्ति की नैतिकता और राजा की नैतिकता को भिन्न माना। उसने कहा कि एक व्यक्ति के तौर पर राजा नैतिक हो सकता है, परंतु एक राजा के तौर पर उसको नैतिक नियमों का पालन करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए राज्य की अखंडता, एकता और उसकी शक्ति पर और उसके अस्तित्व पर। आठवां, अपने समय के विचारकों की तरह ही मैकियावेली भी व्यक्तिवाद में विश्वास करता है और वो मानता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है।
9वां मानव स्वभाव संबंधी उनकी धारणा। इनकी रचना प्रिंस में इन्होंने जिस प्रकार से मानव स्वभाव के संबंध में विचार प्रकट किए हैं, ये विचार भी इनके तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित थे। इटली में तत्कालीन लोगों का जो स्वभाव था उसको ध्यान में रखकर ही उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में इस प्रकार के विचार दिए। उस समय इटली की दशा इतनी शोचनीय थी कि मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका था, स्वयं पोप का भी नैतिक पतन हो चुका था। सभी मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को एवं स्वयं अपने देश के का अहित कर रहे थे। मतलब सिर्फ स्वार्थ सिद्धि में इतना ज़्यादा लिप्त थे कि उन्हें ना तो दूसरों की परवाह थी और ना ही अपने देश की परवाह थी। यहाँ तक कि जैसे कि बताया गया कि वह किराए के सैनिक के रूप में लड़ने जाते थे। जिन सैनिकों को देश की रक्षा के लिए रखा गया था वो कभी भी अधिक धन के लालच में बिक कर विरोधियों के साथ मिल जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही मैकियावेली ने मानव स्वभाव के संबंध में अपना चित्रण प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डनिंग का यह कहना सही है कि प्रतिभावान फ्लोरेंसवादी मैकियावेली पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था, क्योंकि उस पर अपने युग की परिस्थितियों का पूरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने सारे विचार अपने युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही दिया। जोन्स ने भी कहा है कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। धन्यवाद।